Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Insight Classes Haridwar. ये YouTube चैनल बेसिकली जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको बनाया है वो ये है कि मैं इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एकेडमिक जो कोर्सेज़ हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा सकूँ. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आपको करना क्या है, माइन्यूटली एक एक टर्म्स आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि देखो जनरली बायोलॉजी सबको लगता है बहुत इजी है बहुत इजी है, बट इट इज़ नॉट सो सिंपल, नॉट सो इजी, क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है. कुछ टॉपिक्स में टर्मिनोलॉजी इतने ज़्यादा टफ है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम प्रोनाउंसिएशन करने में ही इतना दिक्कत आ रहा है. मतलब एक बार दिक्कत आएगा प्रोनाउंसिएशन में, बट एक बार जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा. ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स इस टॉपिक में भी आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट. देखो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, पहले सिर्फ इतने ही टर्म को हम क्लियर करते हैं. रेप्लिकेशन का मतलब अपने जैसी एक कॉपी को तैयार करना, मतलब किसी के टेम्पलेट पे किसी का बन जाना, दैट इज रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए ही बनेगा, और अगर डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन. सो रेप्लिकेशन मीन्स सिंपली डीएनए से डीएनए का बनना. डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन हो गया. बट जितनी आसानी से मैंने बोल दिया उतनी आसानी से ये होगा नहीं. ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो की कॉन्सेप्ट है ये कैसे प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम्स लगेंगे. तो ऑलरेडी मैंने एंजाइम्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था. जो मेन एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज. उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बन रहा है, सो दैट द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. अब देखो ये कॉन्सेप्ट कितना सिंपल हो गया. डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बना, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोल रहे हैं. बट रेप्लिकेशन ट्रिगर कैसे होगा, वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, जो पॉलीमराइज करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करेगा. तो बेसिकली डीएनए के टेम्पलेट पे बन रहा है तो इसका दूसरा नाम क्या होगा. नीट के ही एग्जाम में किसी ईयर में पूछा गया था डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ऑप्शन में था डीएनए पॉलीमरेज, लग गया. दूसरे ईयर पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इनमें से कौन सा है, और ऑप्शन में डीएनए पॉलीमरेज था ही नहीं, वहां पे था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. अब ये करेक्ट होगा, क्यों, डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बन रहा है. फिर दूसरा क्वेश्चन आया नेक्स्ट किसी ईयर में कि कौन सा, विच डीएनए पॉलीमरेज टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डीएनए रेप्लिकेशन, या मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज में से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है. तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि प्रोकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का है, यूकैरियोट के केस में 5 टाइप का है. ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट्स के केस में हम डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमरेज, तो वो डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन सा है, डीएनए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, जस्ट वेट, डीएनए पॉल 2 एंड डीएनए पॉल 3. ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 डीएनए पॉल 3 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम. मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, व्हाट्स अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए पॉलीमरेज 1 को बोला जाता है कॉर्नबर्ग एंजाइम. कॉर्नबर्ग एंजाइम, बिकॉज कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था. पॉल 2 डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है, मतलब जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो डीएनए रिपेयर का काम ये करेगा, डीएनए रिपेयरिंग. ठीक है, तो ये 3
यहाँ पे हमने क्या समझा, रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को कंडक्ट कौन कराएगा, तो एंजाइम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज. अनदर नेम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. व्हाई वी कॉल इट दिस, लाइक डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का बनना, सो दैट द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. देयर आर 3 different types of DNA polymerase in the case of the prokaryote. DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3. Out of these 3, DNA pol 3 is the main replicating enzyme for DNA replication in the case of the prokaryotes. Clear? DNA poly 1 is known as the Converg enzyme because Converg discovered this enzyme, and DNA pol 2 is the DNA. It is meant for the DNA repairing. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया. साथ ही साथ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ना है, उसके पूरे मैकेनिज्म को पढ़ना है, बट यूकैरियोट के मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना है. यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना है, बट कंपैरेटिव एस्पेक्ट को आपको लेके चलना होगा. वो एमसीक्यूज में आएंगे ही आएंगे, और आया भी है. तो यूकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज, देखो वहां भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ना यूकैरियोट में, तो ये डीएनए पॉलीमरेज ही मेन एंजाइम होगा, बट वहां वो 5 टाइप के होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस अगेन इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, और वो है 5 टाइप. 5 टाइप में कौन कौन, डीएनए पॉल अल्फा, डीएनए पॉल बीटा, डीएनए पॉल गामा, डीएनए पॉल डेल्टा, डीएनए पॉल एप्सिलॉन, और सबका अलग अलग काम है. अब यहाँ पे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम क्या है, डीएनए पॉल अल्फा. ठीक है, चलो अब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे. तो चलो एक एंजाइम तो मैंने बताया जो मेन एंजाइम है, इसके अलावा भी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है. वो एंजाइम्स क्या क्या है, तो एक नाम आएगा हेलिकेज का, दूसरा नाम आएगा टोपोआइसोमेरेज. यस, टोपोआइसोमेरेजेस. ये 2 टाइप के होते हैं, वन इज टाइप 1 एंड अनदर वन इज टाइप 2. टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज इज ऑल्सो नोन एज डीएनए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गायरेज. डीएनए गायरेज इज टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज. SSBP प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. नेक्स्ट RNA प्राइमेज. नेक्स्ट DNA लाइगेज, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखना, अप्रोप्रिएट रहेगा, T4 DNA लाइगेज. ठीक है, इतने एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल इस डीएनए रेप्लिकेशन में है. अब देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है. एक साइड हम प्रोकैरियोट को रख रहे हैं, एक साइड यूकैरियोट. में यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को नहीं बता रही हूँ, बट कंपैरेटिव में जरूर बताऊंगी क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे प्राइम चीज जो चाहिए वो है ओरी साइट. Ori means origin of replication site. In the case of the prokaryote, ori site is single. Single ori site is present here, whereas in the case of the eukaryote, so many ori sites are present there. अब देखो चूंकि यहाँ पे यूकैरियोट के केस में बहुत सारे ओरी साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के डिफरेंट साइट्स हैं, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है उसका मैकेनिज्म, इसलिए नहीं है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बट प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में सिंगल ओरी साइट इज रिक्वायर्ड, एंड दिस सिंगल ओरी साइट, origin of replication site that initiate the replication, वहां से इनिशिएशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन का. क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज ओरी साइट. ओरी साइट मीन्स just wait. ओरी साइट मीन्स origin of replication साइट, वो साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. तो स्टार्ट जहां से होगा वो ओरी साइट है, एक ही ओरी साइट है, ये तो क्लियर है. जहां पे ओरी साइट होगा वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. अब चूंकि हमें पता है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल हेलिकल होता है, 3 प्राइम to 5 प्राइम,
5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जब डबल हेलिकल है, जब इसका रेप्लिकेशन होना होता है तो इसे पहले डिनेचर्ड होना होगा, यानी कहने का मतलब ये डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट होगा। तो सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट होने के लिए जो मैकेनिज्म आएगा उसको हमें डिटेल में समझना। अब वो कैसे, तो देखो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक रोप है, उस रोप के 2 सिरे यानी कि 2 छोर हैं, आप उसमें से एक को इस हैंड और एक को इस हैंड, दोनों हैंड से पकड़िए और ओपन करने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल यू गेट? आपको ऐसा लगेगा कि ये ओपन तो हो रहा है बट नीचे टेंशन गांठ बन रही है, नॉट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक यही कंडीशन डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। मतलब डीएनए का ये 2 स्ट्रैंड जब ये ओपन होगा, ओपन होने के लिए भी आप ये भी याद रखना कि इधर 3 प्राइम और 5 प्राइम होना चाहिए और इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा, वो हेलिकेज 2 में से एक स्ट्रैंड के पास आके जुड़ेगा, दोनों पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, हेलिकेज करता क्या है? बेसिकली हेलिकेज इज अनवाइंडिंग एंजाइम। ये डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने का काम करेगा, बट खुलेगा तो जरूर। अब आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है इसका, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है ये नाइट्रोजनस बेसेस ATGC, है ना। ये मतलब अगर एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, अगर गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ATGC ये तो जुड़ा हुआ है, जब इसका ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो वो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? हेलिकेज कर रहा है। हेलिकेज, दिस इज द हेलिकेज एंजाइम, अनवाइंडिंग एंजाइम, जो क्या करेगा, इसको ओपन करना शुरू करेगा और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा वो खुलता जाएगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अगर ये जितनी तेजी से खुल रहा है फिर से वो रीजॉइन भी हो जाएगा। तो इसको रीजॉइन से रोकने के लिए यहाँ पे टेट्रामेरिक एक प्रोटीन होता है, SSBP प्रोटीन। SSBP प्रोटीन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन विच बेसिकली प्रिवेंट द रीअनिलिंग ऑफ द स्ट्रैंड, वो जुड़ने नहीं देगा। और जब ये ओपन हो रहा होता है तो यहाँ पे पीछे की ओर आप देखोगे यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है एंड दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग द वाई शेप फॉर्क। यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कौन सा फॉर्क बन रहा है? वाई शेप्ड फॉर्क विल फॉर्म्ड, फॉर्क विल फॉर्म, ये बन जाएगा। तो वाई शेप का फॉर्क बना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो अब इस टेंशन को मिनिमाइज करने का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? टोपो आइसोमेरेज के पास है। टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली टाइप 2 टोपो आइसोमेरेज रोल प्ले करता है, इसलिए हम कह सकते हैं डीएनए गाइरेज ये अपना रोल प्ले कर दिया। अब बात करते हैं, अब बारी आती है एंजाइम की कि एंजाइम कैसे वर्क करेगा। तो एंजाइम जो वर्क करता है ना, अब देखो मैंने क्यों चूज किया कि टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी 3 टू 5 प्राइम। क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पे हम देखो जो डीएनए पॉलीमरेज की इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज जब भी वर्क करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही वर्क करेगा। यूं मान के चलो ऐसे ये 5 to 3 मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट होते हुए देख रहे हैं या ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? ये अपनी कंप्लीमेंट्री कॉपी तैयार करेगा। तो अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तभी तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा 5 to 3। तो यहाँ पे ये रीजन है, ये डीएनए पॉलीमरेज और ये वर्क कर जाएगा यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दूसरा स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये बेसिकली ब्लाइंड एंजाइम होता है और उसको राह दिखाने का काम आरएनए प्राइमेज करता है। पाथ दिखाने का काम आरएनए प्राइमेज करता है। ठीक है, तो ये बेचारा आगे बढ़ गया तो कंटिन्यूअसली ये अपना स्ट्रैंड सिंथेसिस कर देगा। तो इस स्ट्रैंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने की, तो ये लगातार बढ़ गया एंड दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। Continuous strand. Another name is leading strand. Leading
स्ट्रैंड, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रैंड की बारी, आप जरा सोच के बताओ, अगर मैं इधर डीएनए पॉलीमरेज को लगाऊं और मैंने अभी आपके साथ एक टर्म एंड कंडीशन डिस्कस किया कि डीएनए पॉलीमरेज जब भी मूव करेगा, डीएनए पॉल थर्ड का जो पोलैरिटी है या जब भी वो मूव करेगा वो कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में मूव करेगा। तो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में मूव करेगा तो वो जाहिर सी बात है इसका जो टेम्पलेट, अब इसके लिए टेम्पलेट क्या होना चाहिए था, 3 to 5, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो तो वहाँ यूज हो गया। इसके पास तो यही वाला रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला। तो अब तो ये वाला स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा कैसे, ठीक है। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो बाहर से अंदर की ओर सिंथेसाइज हो रहा है। अब अगर ये बाहर से अंदर जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 5 प्राइम 3, ये भी 5 प्राइम 3, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता ये। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है, अब ये अंदर से बाहर की ओर मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, ये हो गया रब, और कोई अच्छा सा कलर। तो अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो नीडेड है। अब ये अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, अंदर से बाहर की ओर। लेकिन अब आप सोचो कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, किसी मॉलिक्यूल को ही देखें या कोई भी एस्पेक्ट में अगर इस तरीके से सोचे, अलोंग द डायरेक्शन कोई एक्स्ट्रा फोर्स का नीड नहीं पड़ता है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। लेकिन अगेंस्ट द डायरेक्शन अगर काम करना है तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जब अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो ये अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे ये बेचारा रुक रुक के आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, रुक रुक करके ऐसे आगे जाएगा। अब है तो ये डीएनए पॉल 3, लेकिन इसको रास्ता कौन दिखा रहा है, रास्ता आरएनए प्राइमेज दिखा रहा है, रास्ता तो दिखा रहा है। अब वो जगह जगह पे जहाँ पे आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ा, उसको रिमूव करने का काम डीएनए पॉल 1 करेगा। तो दिस इज डीएनए पॉल 1 दैट रिमूव द आरएनए प्राइमर, ठीक है। और रिमूव करते हुए अब इसको ज्वाइन करने का काम एक और एंजाइम के ऊपर आएगा, उस एंजाइम का नाम है T4 डीएनए लाइगेज। तो ये T4 डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, ये सारे स्ट्रैंड्स को ऐड कर देगा, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, दिस continuous strand, and this continuous strand is called the lagging strand। अब ये जो छोटे छोटे सेगमेंट में जो ये आप देख रहे हो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस सिंगल मतलब स्मॉल जो सेगमेंट्स है, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड ओकाजाकी सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड ओकाजाकी सेगमेंट और फ्रेगमेंट विच वॉज डिस्कवर्ड बाय द ओकाजाकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एक ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड तैयार हो गया, एक ये वाला तैयार हो गया, अभी ओरिजिनल एक डीएनए था, अब 2 डीएनए बन गया। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यानी अगर हम इसको इस तरीके से समझें, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो हम आपको बस एक सिंगल डायग्राम में बता दे रहे हैं।
अब आप इसको चाहो तो मैं दूसरे कलर से बता रही हूँ कि ये पूरा का पूरा ऐसे सिंथेसाइज हो जाएगा, है ना। तो ये कंटिन्यूस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूस है। जोड़ने का काम कौन किया? T4 DNA लाइगेज किया। T4 DNA लाइगेज जोड़ेगा, है ना, और तब जाकर के ये दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। और यहाँ पे वाई शेप का जो फॉर्क बना, ये वाई शेप का फॉर्क है। एंड दिस इज जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? टोपो आइसोमेरेज 2 टाइप 2 विच इज कॉल्ड DNA गाइरेज, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या है? SSBP प्रोटीन, दिस इज SSBP, है ना। और हेलिकेज वहाँ पे जुड़ा, पहले अनवाइंड करने का काम किया। तो ये एक बेसिकली सिंगल डायग्राम में DNA रेप्लिकेशन को बताया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में। और इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है, तो उनके स्पेसिफिक फंक्शन यू मस्ट कीप इन योर माइंड। आपको मतलब ये रखना ही होगा, नहीं तो फिर आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अब जो क्वेश्चन आता है लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में पूछा जाता है, इज इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस हो गया। लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड पे बनता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे बनता है, तो ठीक है। तो चलो यहाँ पे आज हमने समझा DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। नेक्स्ट क्लास में फिर ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन के सिंपलेस्ट मैकेनिज्म को लेकर के आपके सामने आऊँगी, और बहुत ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी वे में आप बना लोगे। और इसकी मैं एक क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आऊँगी, ठीक है। चलो ओके, पढ़ते रहो। टिल देन बाय।